नमस्कार मित्रों, दोस्तों, साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल वाई के करण यादव की आवाज में। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। उससे पहले आप सब एक बार ये स्क्रीन पे दी हुई छोटी सी इंफॉर्मेशन पे नजर डालिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो जो टॉपिक है उसका नाम है सेंटेंस। पूरा मन लगा के पढ़ाई करना है बच्चों, और पूरा मन लगा के सीखना है। और यदि पढ़ाई करते समय कोई भी अड़चन आए, कोई भी बाधा आए, तो परेशानियों के रास्तों को मोड़ देना है और बाधाओं के हड्डियों को तोड़ देना है। और बच्चों, आप लोगों से मेरा ये कहना है कि ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहो और चलना बरकरार रखो। गिरते रहो और गिर गिर के संभलना बरकरार रखो। ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहो और चलना बरकरार रखो। गिरते रहो और गिर गिर के संभलना बरकरार रखो। और कुछ जलनखोरों से कह दो मेरा जलवा बरकरार रहेगा। तुम भी इसी तरह खुशी खुशी जलना बरकरार रखो। ठीक है बच्चों? तो हमेशा जलवा बरकरार रखना है और जलनखोरों से बोल देना है कि वो लोग भी अपना जलवा बरकरार रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले हम ये चीज आप लोगों को बता दें कि आज जो सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल ABCD से बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं हम लोग ABCD। तो सभी लोग जानते हैं नॉर्मल, हम लोग किंडरगार्टन से पढ़ते हुए आए हैं क्या, कि जो ABCD हमारा होता है वो अल्फाबेट्स के लेटर्स होते हैं। क्लियर? और हम लोग ये चीज जानते हैं कि ABCD के लेटर्स को ही अल्फाबेट्स कहा जाता है। द लेटर्स ऑफ ABCD आर कॉल्ड अल्फाबेट्स। क्लियर? तो यानी हमने ये चीज जाना अल्फाबेट्स क्या होता है। द लेटर्स ऑफ ABCD आर कॉल्ड अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स जो हमारे होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए रहते हैं। पहला क्या होता है हमारा वॉवेल, और दूसरा हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है? वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चों, ये भी आप लोगों को जानकारी होगा। अब वॉवेल की यदि हम लोग बात करें तो वॉवेल हमारे 5 होते हैं, और ये भी जानकारी होगा कि कौन कौन होते हैं। कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं। तो वॉवेल हमारा कौन कौन होता है दोस्तों? A, E, I, O और U। क्लियर? इन पांचों को हम लोग क्या कहते हैं? वॉवेल का नाम देते हैं। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो इन पांचों को छोड़ के बाकी जो भी हमारे रेस्ट लेटर्स होते हैं, रेस्ट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यानी इस वॉवेल के बाद जो भी हमारे अल्फाबेट्स के लेटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? यहां तक सबको डाउट क्लियर है? सबकी डाउट क्लियर है? अब चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अल्फाबेट्स जो हमारा होता है, इससे किसी चीज का निर्माण होता है। जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बाबू? कि जो हमारा शरीर का सबसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, वो क्या है? तो सेल है। तो सेल हम लोग पढ़े, और ये चीज हम लोग देखते हैं कि सेल जब एक ग्रुप बनाता है तो किसका निर्माण? टिश्यू का निर्माण करता है। क्लियर? टिश्यू जब ग्रुप बनाता है तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है, और ऑर्गन सिस्टम जब ग्रुप बनाता है क्या है? ऑर्गन का निर्माण करता है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। सेंटेंस तक पहुंचने से पहले हम लोग अल्फाबेट से शुरुआत करेंगे। तो अब ये अल्फाबेट्स मिलेगा तो क्या चीज बनाएगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब अल्फाबेट्स अपना ग्रुप बनाता है तो वो वर्ड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वर्ड का। एकदम ध्यान से, एकदम बारीक से, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो वर्ड का जो हिंदी होता है वो क्या होता है बच्चों? शब्द। क्या होता है? शब्द। तो ये वर्ड कहता है क्या? इसका जो डेफिनेशन होता है वो ये कहता है कि द लेटर्स विच मेक्स अ ग्रुप, या फिर हम यूं कह लें कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इज कॉल्ड वर्ड। यानी द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का वह समूह जिसका एक पूरा पूरा अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने बोला अक्षरों का वह समूह, यहाँ पे मैं एक अक्षर के समूह को लिख देता हूं ECTY, क्लियर। यहाँ पे एक और अक्षर के समूह को लिखता हूं APPLE। अब देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये जो ECTY है ये भी एक लेटर्स का ग्रुप है, बिल्कुल है, ये भी एक लेटर्स का ग्रुप है, बिल्कुल है। तो डिफिनीशन जो कहता है उस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो आप लोग ये चीज खुद ब खुद समझ सकते हैं कि वर्ड कौन है। तो जिसका अर्थ निकल रहा है वो वर्ड है, यानी इसमें अर्थ किसका निकल रहा है, APPLE, यानी APPLE एप्पल। हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, बच्चों से पढ़ते हैं कि APPLE एप्पल, एप्पल मतलब सेब होता है, क्लियर। तो इसका अर्थ निकल रहा है, यानी है हमारा क्या होगा, वर्ड होगा। क्या होगा, वर्ड होगा, क्लियर। अब बात आती है इसकी, तो हम ये देखते हैं कि ये लेटर्स का ग्रुप है, डिफिनीशन के एक रूल को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन एक रूल फॉलो इसमें नहीं हो रहा है। क्या फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये अर्थ कोई नहीं निकाल रहा है, यानी ये हमारा वर्ड नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब वर्ड निर्माण करता है, वर्ड जब ग्रुप बनाता है तो वो क्या चीज का निर्माण करता है, क्या चीज बनता है, क्लियर। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोगों का टॉपिक है सेंटेंस, यानी जब हम लोगों का वर्ड निर्माण होता है, एक ग्रुप बनाता है, तो वो सेंटेंस का निर्माण करता है, क्लियर। तो अब सेंटेंस कहता है क्या बाबू, सेंटेंस ये चीज कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ complete sense is called sentence, a group of words which makes a complete sense is called sentence, यानी शब्दों का वह समूह जो एक पूरा पूरा अर्थ बनाता है वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटेंस। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं, क्लियर। जैसे मान लीजिए मैंने पहला एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया, क्या, जैसे इज दिस राम गर्ल, और दूसरा मैंने एक एग्जांपल लिया यू आर ए गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये भी एक वर्ड का ग्रुप है, ये भी एक वर्ड का ग्रुप है, लेकिन अगर बात वो सेंटेंस की कि इसमें सेंटेंस कौन होगा, तो सेम जिस तरीके से हम लोगों ने वर्ड्स के डिफिनीशन को जाना और वर्ड्स का डिफिनीशन जो बात बताया कि लेटर्स का वह ग्रुप जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले वो क्या कहलाता है, वो वर्ड कहलाता है। वैसे ही सेंटेंस कहता है क्या कि वर्ड्स का वह ग्रुप जो एक पूरा पूरा अर्थ बनाए वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो अब देखिए ना, यहाँ पे ये वर्ड का ग्रुप तो है, लेकिन इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। वही इस सेंटेंस की बात करें, यदि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो यू आर अ गुड बॉय, यानी तुम एक अच्छा लड़का हो, तो ये क्या होगा, इसका अर्थ निकला, तो ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा, क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब बात आती है कि सेंटेंस जो हमारा होता है उसके पार्ट्स कितने होते हैं। जैसे हम लोगों ने अल्फाबेट्स के पार्ट्स को जाना कि अल्फाबेट के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, पहला वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वैसे ही हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स पे चर्चा करेंगे, सेंटेंस के पार्ट्स को जानेंगे, क्लियर। तो अब देखिए, अब जो हमारी बारी है वो क्या चीज जानने की बारी है, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जानने की बारी है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बिल्कुल हम लोग तोड़ तोड़ के टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों, क्लियर। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोग अब जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा दोस्तों एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे पार्ट्स है यानी सेंटेंस के पार्ट्स है, और एक हमारा होता है टाइप्स। तो वैसे तो नॉर्मली सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली जिनको जानकारी में नहीं होगा कि पार्ट्स और टाइप्स क्या होता है, वो एक बार ये चीज जान लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, ये कलम, मान लीजिए एक कलम है, ये कलम है। अब इस कलम का जो ये कैप है वो अलग, इसके बाहर का जो कवर है वो अलग, इसके अंदर का जो रिफिल है, इंक रिफिल है, वो अलग। तो अगर हम इस पेन के पार्ट्स की बात करें
तो इस पेन का पार्ट क्या हो जाएगा, ये कैप हो जाएगा, ये बाहर का कवर हो जाएगा, ये अंदर का इंक रिफिल हो जाएगा, ये इसके पार्ट्स होंगे। क्लियर। और टाइप्स क्या होता है दोस्तों, टाइप्स क्या होता है बच्चों, तो टाइप्स जैसे मान लीजिए मैंने राइटोमीटर के कलम से आज लिखा, कल मैं लिंक ग्लाइजर के कलम से लिखा, तो ये इसके टाइप्स हो गए। आ रही बात समझ में, यानी राइटोमीटर एक अलग टाइप हो गया, लिंक ग्लाइजर एक अलग टाइप हो गया। क्लियर। तो ये सब अलग अलग टाइप्स हैं, और बाकी जो इसके इंटरनली पार्ट्स हैं या फिर एक्सटर्नली पार्ट्स हैं वो क्या है, इसके पार्ट्स हैं। आ रही बात समझ में। तो ऐसे ही हम लोग अभी सेंटेंस के पार्ट्स को जानेंगे, इसके टाइप्स को नहीं जान रहे हैं अभी। क्लियर। तो सेंटेंस के पार्ट्स जो हमारे होते हैं वो दो होते हैं। पहला कौन होता है, तो पहला होता है हमारा सब्जेक्ट। पहला क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट। क्लियर। और दूसरा यदि हम लोग पार्ट की बात करें तो दूसरा हमारा होता है क्या, प्रेडिकेट। दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। पहला हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है क्या, प्रेडिकेट। अब बात आती है कि सब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर। ऐसे नॉर्मली सभी लोगों को पता होगा कि सब्जेक्ट का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, विषय। क्या होता है, विषय। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, विषय। लेकिन यदि सेंटेंस की बात आ जाए, सेंटेंस के पार्ट्स में हम लोग सब्जेक्ट को जानने का प्रयास करें, सेंटेंस के पार्ट्स में हम लोग सब्जेक्ट को जान रहे हैं, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का अर्थ होगा वो विषय भी होगा और क्या होगा, विषय भी होगा और क्या होगा, और कर्ता भी होगा। कर्ता इन द सेंस जो किसी काम को कर रहा हो, और विषय इन द सेंस जिससे बात की जा रही हो। समझिएगा गौर से, सब्जेक्ट का जो हिंदी होगा विषय भी होगा और कर्ता भी होगा। तो विषय यानी क्या, जिसपे चर्चा हो रही है, जिसपे बात की जा रही है, और कर्ता यानी क्या, जो किसी काम को कर रहा हो। यानी सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या कहता है, सब्जेक्ट का डिफिनेशन ये कहता है कि अगर किसी टॉपिक पे बात हो रही है, या फिर जिस किसी के बारे में बात हो रही है, या फिर जो किसी काम को करता है, वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आ रही बात समझ में। जिस वर्ड पे बात हो रही है, या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, या फिर जो किसी काम को कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर। सब्जेक्ट के हिंदी से हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जान गए कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब चलिए हम लोग प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे, या फिर प्रेडिकेट क्या होता है। तो अब देखिए, प्रेडिकेट मतलब होता है दोस्तों विधेय। क्या होता है, विधेय। विधेय कहने का मतलब क्या, कि अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया हो, तो जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा गया वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी हम यूं कह लें कि अगर एक सेंटेंस में दो पार्ट्स मौजूद हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो क्या है, प्रेडिकेट है। क्लियर। इस तरीके से हम लोग समझेंगे, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट्स हैं वो क्या है, प्रेडिकेट है। क्लियर दोस्तों। अब बात आती है कि आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या चीज है, ये प्रेडिकेट होता क्या चीज है। तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट यानी कर्ता कुछ करने वाला होगा, तो करने वालों को वहां पे दिखाना पड़ेगा कि आखिर करने वाले क्या क्या हो सकते हैं, या फिर विषय को दिखाना पड़ेगा कि विषय यानी किसके बारे में चर्चा हो सकती है, या फिर प्रेडिकेट यूं कह लेते, प्रेडिकेट के बारे में हम लोग को यह बताना होगा क्या, कि अगर कोई विषय है तो उस पर क्या कहा जा रहा है, या फिर कोई काम कैसे किया जा रहा है, प्रेडिकेट के बारे में वही बताना होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या चीज होता है, सब्जेक्ट के जगह पे क्या क्या चीज आ सकता है। क्लियर। बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे हम लोग, तोड़ तोड़ के एकदम पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जाना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के जगह पे अगर कोई वर्ड आ सकता है, तो पहला हमारा नाउन आ सकता है। क्या आ सकता है, नाउन। अब नाउन सबको पता होगा, नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है। दूसरा हमारा प्रोनाउन आ सकता है। क्लियर। दूसरा क्या आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है।
तीसरा यदि हम लोग बात करें इन्फिनेटिव आ सकता है। चौथा यदि टॉपिक की हम बात करें जिरंड आ सकता है। पांचवें टॉपिक की बात करें तो क्या फ्रेज आ सकता है। और छठे टॉपिक की बात करें तो क्लाउज आ सकते हैं। ये सभी वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट के जगह पे क्या हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। अब कैसे, तो आइए हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। इन सब यानी कैसे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और बाकी अगले वीडियो में हम लोग पूरे पार्ट्स को, हर एक चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाएगा। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए आप, बिल्कुल तोड़ तोड़ के हर एक पार्ट्स को जाना जाएगा हम लोग, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है हमारे सब्जेक्ट की जगह, अच्छा मेन रूप से जो सब्जेक्ट की जगह पे है ना वो ये दो ही आते हैं, नाउन और प्रोनाउन। बाकी ये सब मेन रूप से, वैसे सब्जेक्ट की जगह पे पूरे वर्ड यूज होते हैं, लेकिन मेन रूप से ये कौन होता है, दो ही आते हैं बस। ये मेन रूप से दो ही ज्यादातर क्या होता है, यूज होते हैं। दो ही ज्यादातर क्या होता है तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग ने नाउन और प्रोनाउन को, यानी मेन रूप से नाउन और प्रोनाउन कहां पे यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। क्लियर। अब हम लोग को जो बात करनी है वो इन्फिनेटिव, जेरेंड और फ्रेज की बात करनी है। एक एक करके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरेंड, फ्रेज और क्लाउज सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। अब यहाँ पे गौर कीजिए, मैंने क्या बोला, मैंने सब्जेक्ट के रूप में ये बोला, सब्जेक्ट का डिफिनेशन ये बोला कि अगर किसी चीज के बारे में बात हो रही है या फिर कोई चीज कोई काम को कर रहा है, वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे राम इज अ बॉय का हिंदी क्या हुआ, राम एक लड़का है। यानी यहाँ पे बात किसके बारे में हुई, राम के बारे में हुई। राम के बारे में कुछ कहा गया, यानी ये राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये हम लोग जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। तो ये राम हमारा क्या हो गया, नाउन है, और ये किसके रूप में यूज है, सब्जेक्ट के रूप में यूज है। क्लियर। अब हम लोग दूसरा अगर एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ही इज अ टीचर, या फिर हम यूं कह लें ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, यानी वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा ही है वो किसके रूप में यूज होता है, नाउन के जगह पे यूज होता है। और प्रोनाउन का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है कि द वर्ड्स विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पे यूज हो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। और यहाँ पे हमारा ही जो है वो क्या है, एक प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट के रूप में भी है। क्यों, क्योंकि ये कोई काम को कर रहा है। ही इज वर्किंग यानी वह काम कर रहा है, यानी यह करता है, करने वाला है, दैट इज सब्जेक्ट। यानी डूअर्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट, करने वाले क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। यूं हम अगर इन्फिनेटिव की बात करें, अगर हम लोग इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव में देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी चीज का हम लोगों को इन्फिनेटिव बनाना हो तो नॉर्मली उसका जो रूल होता है, उस वर्ब में अगर पहले हम लोग टू लगाते हैं तो वो उसका इन्फिनेटिव हो जाता है, और टू लगा के यदि उसको हम लोग नाउन के रूप में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे अगर हम लोग टू प्लस वर्ब, इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे आगे। अगर हम लोग लिख दे कि एग्जाम्पल टू रीड इज गुड, टू रीड इज गुड, यानी टू रीड इज गुड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पढ़ना अच्छा है, पढ़ना अच्छा है। यानी यहाँ पे टू रीड का मतलब क्या हुआ, पढ़ना। और ये टू रीड क्या है हमारा, ये इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव है, और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, यानी ये क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। वही अगर हम लोग जेरेंड की बात कर लें तो जेरेंड हमारा वही कहलाता है क्या, जेरेंड जैसे नॉर्मली हम अगर जेरेंड के बारे में थोड़ा सा बताएं आप लोगों को, तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में हम लोग आईएनजी जोड़ के नाउन के रूप में यूज करें दैट इज कॉल्ड जेरेंड। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें सिंगिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग इज एन आर्ट, यानी गाना एक कला है, गाना एक कला है। यहाँ पे सिंगिंग को हम लोग नाउन के रूप में यूज किया है, और यही हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ क्योंकि इसी के बारे में बात की गई है। और मैंने क्या बताया, अगर किसी के बारे में चर्चा हो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
तो यहाँ पे सिंगिंग के बारे में चर्चा हुई, तो हमारा ये सिंगिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम फ्रेज की बात कर लें, अगर हम फ्रेज की बात कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए लॉन्ग जर्नी, ए लॉन्ग जर्नी इज टायरिंग, ए लॉन्ग जर्नी इज टायरिंग। यहाँ पे ये लॉन्ग जर्नी क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज में ये ए लॉन्ग जर्नी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, ये सब्जेक्ट होगा। क्लियर। अगर हम लोग क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला व्हाट यू से इज ट्रू, व्हाट यू से इज ट्रू, जो आपने कहा वो सत्य है। व्हाट यू से का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने कहा वो सत्य है, या फिर जो आप कहते हैं वो सत्य है। यानी यहाँ पे व्हाट यू से क्या है, ये सब्जेक्ट का रूप ले लिया, ये सब्जेक्ट है। तो हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट के जगह पे कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, तो नाउन आ सकता है, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जेरंड, फ्रेज और क्लाउज, ये सब सब्जेक्ट के जगह पे यूज हो सकते हैं। लेकिन मेन रूप से हमारा क्या यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन। क्या यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन। क्लियर बच्चों। अब हम लोग जानेंगे प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या चीज होता है। बिल्कुल हम लोग एक एक टॉपिक को बिल्कुल तोड़ तोड़ के जानेंगे। क्लियर दोस्तों। अब बात आती है प्रेडिकेट की कि आखिर प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखिए यहां पे अगर हम लोग प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में भी हमारे तीन चीज मौजूद होते हैं। जैसे पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा हम लोग कह लें एनदर वर्ड, एनदर वर्ड। क्लियर। या फिर हम यूं कह लें कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, एनदर वर्ड या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। नॉर्मली सिंपल से जानने का प्रयास करेंगे और बाकी वर्ब के बारे में डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा, इसके लिए एक अलग वीडियो डाला जाएगा। तो अब यहां पे गौर कीजिए, वर्ब एक्शन को कहा जाता है। एक्शन इन द सेंस अगर कोई काम हो रहा है, अगर कोई काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। वह क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब हमारे जो वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है मेन वर्ब और दूसरा हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब किसको बोलते हैं, यानी जो एक्शन हमारा होता है उसी को क्या कहते हैं, मेन वर्ब। एक्शन इन द सेंस अगर कोई काम हो रहा है, जैसे खाना पीना, दौड़ना, खेलना, कूदना, दिस ऑल आर मेन वर्ब्स। क्लियर। ये हमारे मेन वर्ब्स होते हैं, जैसे स्लीप सोना, जंप कूदना, प्ले खेलना, एटीसी। क्लियर। अगर हम लोग ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या, तो जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर, डू, डिड, डू, डिड, डज, ये सब हमारे क्या होंगे, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब होंगे। क्लियर। तो वर्ब के बारे में हम लोग जान गए, यानी ये हमारे किसमें मौजूद होता है, प्रेडिकेट में। अगला होता है ऑब्जेक्ट। अगला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो नॉर्मली हम लोग समझेंगे कि द वर्ड विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा वर्ड जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता हो, ऐसा वर्ड जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता हो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा या फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, यानी तुम फुटबॉल खेलते हो। मैंने एक एग्जांपल लिखा, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। और मैंने ऑब्जेक्ट का क्या बोला, ऑब्जेक्ट का मैंने ये बात बोला कि द वर्ड विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, प्ले है, यानी खेलना है, और इसके एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, फुटबॉल रिसीव कर रहा है। इसके एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, फुटबॉल रिसीव कर रहा है। यानी अगर यहाँ पे ये प्ले नहीं रहता तो ये यू फुटबॉल का कुछ मतलब नहीं होता, यू फुटबॉल का कुछ मतलब नहीं होता। या फिर हम यू कह लें, अगर यहाँ पे इससे फुटबॉल को हम हटा देते तो केवल यू प्ले रहता, यानी यू प्ले मतलब तुम खेलते हो। लेकिन क्या खेलते हो, इस प्ले को रिसीव करने वाला कोई नहीं होता, रिसीवर कोई नहीं होता। तो सिंपल सी भाषा में हम लोग समझेंगे कि रिसीवर्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो एक्शंस को रिसीव करते हैं, किसके एक्शन को, वर्ब के एक्शन को,
दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। तो नॉर्मल मैंने अभी बताया, एक एग्जांपल देखिए, यू प्ले फुटबॉल, वहां पे फुटबॉल ने क्या किया, उस एक्शन वर्ब के प्ले के एक्शन को क्या किया, रिसीव किया, तो फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, रवि गेव ए गिफ्ट टू मीना, रवि गेव ए गिफ्ट टू मीना, यानी रवि ने मीना को एक उपहार दिया, रवि ने मीना को एक उपहार दिया। अब यहां पे देखिए रवि क्या हो गया हमारा, अभी मैंने बताया कि करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो रवि हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब गेव ए गिफ्ट टू मीना, अब यहाँ पे देने का काम हो रहा है, यानी ये एक्शन हमारा है, वर्ब का एक्शन है। अब इस गेव को रिसीव कौन कर रहा है, इस गेव को कौन रिसीव कर रहा है, ये गिफ्ट रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गिफ्ट रिसीव कर रहा है। कैसे, तो गौर कीजिएगा हिंदी सेंटेंस पे, हिंदी सेंटेंस क्या कर रहा है, रवि ने मीना को एक उपहार दिया, यानी अगर हम मीना को हटा दें तो डायरेक्ट होता क्या, रवि ने एक उपहार दिया। तो दिया जो वर्ड है, दिया जो वर्ब का एक्शन है, वो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट डाल रहा है, उपहार पे इफेक्ट डाल रहा है। यानी अगर वर्ब का एक्शन किसी वर्ड पे डायरेक्ट पड़े, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब का एक्शन डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है, गिफ्ट पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे गिफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब बात आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि द रिसीवर्स which receive the direct object, that is called indirect object। यानी ऐसा वर्ड जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता हो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे इस गेव के एक्शन को रिसीव किया ये गिफ्ट, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कौन रिसीव कर रहा है, यानी ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कौन रिसीव कर रहा है, तो इसको मीना रिसीव कर रही है, क्योंकि मीना को ये दिया जा रहा है। तो जो वर्ड हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर, एक बार फिर हम लोग नॉर्मल भाषा में जानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो किसी सेंटेंस में वर्ब के एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करने वाले वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाले वर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई हमें लग रहा है कोई डाउट नहीं होगा, कोई संकोच नहीं होगा आप लोगों को। अब बात आती है अनदर वर्ड और कॉम्प्लीमेंट की, कि आखिर अनदर वर्ड या फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इन तीनों चीज को जानने के बाद बाकी जो भी हमारे सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, दैट दीज आर कॉल्ड अनदर वर्ड, या फिर दोज आर कॉल्ड अनदर वर्ड्स, वही क्या कहलाते हैं, हमारे अनदर वर्ड कहलाता है। क्लियर, और कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट जो हमारी होती है वो क्या होता है, ये एक्शन को रिसीव करने वाले वर्ड्स होते हैं। ये अगर वर्ब का एक्शन है तो उसको वो रिसीव करेगा, तो जब रिसीव करता है जो, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है क्या, पूरक। क्या होता है, पूरक, यानी जो सेंटेंस के सेंस को पूरा करे, जो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करे, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से टीचर को हटा दिया, रामीजे, रामीजे का अर्थ राम है, राम एक है, क्या है भाई, राम के बारे में कुछ तो जानना होगा ना, इसके अर्थ को पूरा करना। तो राम इज ए टीचर, अगर हमने टीचर लिख दिया तो राम एक शिक्षक है, यानी ये टीचर क्या किया, इस पूरे सेंटेंस के अर्थ को पूरा किया, तो ये हमारा टीचर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ये न कि ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है,
कोई रिसीव नहीं कर रहा, तो अगर एक्शन नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, तो फिर ऑब्जेक्ट इसमें बात ही नहीं आती। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी जो सेंटेंस के सेंस को पूरा करता है वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगले वीडियो में हम लोग पूरे इसके टाइप्स के बारे में, अगला जो सेंटेंस का पार्ट आएगा, यानी जो पार्ट 2 वीडियो हमारा आएगा, उसमें हम लोग सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे। क्लियर, एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।